नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप देख पा रहे होंगे हेडिंग जैसे कि असम सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कराब्दा को राज्य में आधिकारिक प्रयोग की घोषणा की। ठीक है, तो भास्कराब्दा क्या है? एक लूनी सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर क्या होते हैं? सोलर कैलेंडर वो कैलेंडर होते हैं जिनकी गणना देखिएगा वो किसके आधार पर होती है? सूर्य के आधार पर। ठीक है, सूर्य के आधार पर इसकी गणना की जाती है। जैसे कि सूर्य, जिसमें कि होता है कि पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य के चक्कर पूरा करती है, तो जाहिर सी बात है 365 से 1/4 होता है, तो उतने दिन 365 दिन और करीबन 6 घंटे लगभग मान के चलिए, इतना लगता है। तो इसको आधार बना करके गणना की जाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा, बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा। असम सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि लूनी सोलर कैलेंडर को जो है अब उसके राज्य का एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि लूनी सोलर कैलेंडर है क्या, और इसी के तहत हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से और कैलेंडर हैं जो प्रयोग में थे कभी, या फिर जो अभी भी प्रयोग में हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में आप देखेंगे कि असम में कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था? शक कैलेंडर का, या फिर एक है ग्रेगोरियन। ठीक है, शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग वर्तमान में सरकार के द्वारा किया जा रहा था। अब भास्कराब्दा क्या है? भास्कराब्दा की अगर बात करें तो भास्कराब्दा क्या है? भास्कराब्दा में आप देखिएगा कि युग की शुरुआत, जो इस भास्कराब्दा कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसे कहते हैं भास्कराब्दा युग। तो भास्कराब्दा युग या भास्कराब्दा कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 7वीं सदी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 7वीं सदी से मानी जाती है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? 7वीं सदी में एक शासक हुए जिनका नाम था भास्कर वर्मन। क्या नाम था? भास्कर वर्मन नाम था। ठीक है, तो भास्कर वर्मन नाम के शासक हुए और उन्हीं के जिस दिन राज्यारोहण हुआ, उनका अधिरोहण हुआ, उसी दिन से जो है ये भास्कर कैलेंडर, ये भास्कराब्दा कैलेंडर की जो है शुरुआत होती है। अब देखेगा कि वो कहाँ के राजा थे, तो असम में ही उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? कामरूप नाम से जाना जाता था। तो कामरूप साम्राज्य के वो शासक थे। ठीक है, कामरूप साम्राज्य के वो शासक थे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा भास्कर वर्मन के बारे में अगर जाने तो भास्कर वर्मन जो है बेसिकली देखेगा कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन हो गए। उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि जो बंगाल का शासक है, क्या नाम था? शशांक नाम था, शशांक है। इनके समकालीन थे, है ना। और जब हर्षवर्धन ने जब शशांक के विरुद्ध अभियान किया था तो फिर जो है शशांक इसमें हर्षवर्धन का साथ भी दिया था। मतलब कि हर्षवर्धन एक तरफ थे, ठीक है, एक तरफ हर्षवर्धन प्लस जो आपके ये भास्कर वर्मन, दोनों ने मिल करके और फिर वर्सेस हुआ था शशांक से। ठीक है, तो उन्होंने इस गठजोड़ में भी वो शामिल थे और हिस्सा लिया था। ठीक है, इतनी बात मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगर बात करें भास्कराब्दा और ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो इन दोनों के बीच में देखेगा तो तकरीबन कुल मिला जुला करके इन दोनों के बीच में 593 वर्षों का अंतर है। कितना अंतर है? 593 वर्षों का अंतर है भास्कराब्दा और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ठीक है, अच्छा भास्कराब्दा जो ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर की खास बात क्या है कि ये चंद्र और सोलर, ठीक है, चंद्र और सोलर दोनों गणनाओं पर या दोनों चरणों की गणनाओं पर आधारित होता है। अब चंद्र वाला क्या होती है? चंद्र वाली में जैसे कि आपको पता होता है कि चंद्रमा की अपनी स्थितियां बदलती हैं। ठीक है, वो छोटा होता है फिर बड़ा होता है ना। तो 15 दिन क्या होता है? 15 दिन का उसमें होता है कृष्ण पक्ष होता है, फिर 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है ना, पूर्णिमा और अमावस्या होती है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से जब कृष्ण पक्ष होता है तो अब तब क्या होगा? जब कृष्ण पक्ष होगा तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कृष्ण पक्ष में देखिएगा जो चंद्रमा का आकार है वो घटता है फिर। ठीक है, वो घटता है, ऐसे काला पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर वो घटता और फिर ये पूरा काला हो जाएगा। मतलब पूरा काला हो जाएगा, उस दिन चंद्रमा दिखेगा नहीं, एक हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, वो आधा हो जाएगा, फिर से पूरा काला, मतलब वो ब्लैक एकदम से खत्म, चंद्रमा खत्म। तो इसको कहा जाता है अमावस्या। तो जब कृष्ण पक्ष आती है तो अमावस्या आती है, और जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत ही अमावस्या से होती है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते मतलब वो इस तरह से दिखेगा। पहले इतना दिख रहा होगा, ठीक है, ये इतना दिख रहा है, ये इतना नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर जो है थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, और फिर जो है पूरा चांद दिखेगा और ये पूरा गोल और श्वेत एकदम से दिखेगा। इसको बोलते हैं पूर्णिमा, है ना। तो पूर्णिमा, तो 15-15 दिन के ये मास हो जाता है। तो ये महीने की गिनती इस तरह से इसमें हो जाती है, और जो वर्ष की गिनती होती है वो सोलर कैलेंडर में सोलर के आधार पर होती है वर्ष की गिनती, जो कि 365 सही 1/4 दिन होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के आधार पर महीना की गणना होती है और सोलर के आधार पर वर्ष की गणना इसमें की जाती है। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं कुछ कई प्रकार के कैलेंडर होते हैं। कैलेंडरों को अगर देखें तो कई प्रकार के कैलेंडर हैं। अब कौन कौन से कैलेंडर हैं उनको अगर देखें कैलेंडरों के प्रकार में, ठीक है। तो कैलेंडर के प्रकार में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो एक कैलेंडर आपका होता है सोलर कैलेंडर होता है। अच्छा, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर। एक होता है आपका सोलर कैलेंडर, ठीक है, सोलर कैलेंडर। अब ये सोलर कैलेंडर क्या होता है? सोलर कैलेंडर वही है जिसमें वर्ष की गिनती किसे आधार पर की जाती है? पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के कितने दिन में पूरा करती है उसी के आधार पर की जाती है। 365 सही 1/4 दिन इसके आधार पर होता है दिवस, उस वर्ष का दिवस होता है, ठीक है। एक होता है लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर होता है। लूनर कैलेंडर क्या है? जब इसमें लूनर कैलेंडर में बेसिकली देखोगे तो चंद्रमा को आधार मानाता है, ठीक है। चंद्रमा को आधार मान करके जो है गिनती की जाती है। इसमें गिनती की कैसे की जाएगी? चंद्रमा को आधार मान करके, ठीक है। चंद्रमा का वही जो चरण है मैंने बताया ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या को उसकी गिनती करके जो है इसमें बताया जाएगा कि कैसे महीना पूरा हो रहा है, फिर वर्ष पूरा हो रहा है, ठीक है। तीसरा एक आता है लूनी कैलेंडर। लूनी कैलेंडर में देखिएगा इसमें महीना चंद्रमा के आधार पर, यही जो हम अभी बात कर चुके हैं उसकी महीना जो है वो चंद्रमा के आधार पर, और जो वर्ष है, वर्ष जो होता है वो सूर्य के आधार पर गिनती उसकी की जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें कुछ एक और बातें कर लेते हैं। कैलेंडर की बात अगर कर ही रहे हैं तो कैलेंडर के टर्म में और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से कैलेंडर हैं। तो भारत के टर्म में अगर आप कैलेंडरों की बात करिए तो सबसे पहले नाम आता है विक्रम संवत का। किसका नाम आता है? विक्रम संवत का नाम आता है। अब इस अगर विक्रम संवत की आप बात करें तो विक्रम संवत बेसिकली हिंदू चंद्र कैलेंडर भी इसको कहा जाता है, हिंदू चंद्र कैलेंडर। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये चंद्रमा की गिनती पर आधारित कैलेंडर है, ठीक है। तो हिंदुओं का एक चंद्र कैलेंडर है ये। इसकी शुरुआत अगर देखिएगा तो कब से हुई? शुरुआत इसकी जो होगी उसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। 57 BC भी इसको बोल सकते हो आप, 57 BC से इसकी शुरुआत हुई। क्यों? इसके पीछे का रीजन, शुरू होने का पीछे का रीजन क्या था? एक राजा हुए थे विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने क्या किया था कि शकों को जब पराजित किया था, शकों को पराजित किया, और जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था तो उसी के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने ये विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ठीक है, विक्रम संवत। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य पर विक्रम संवत की शुरुआत की थी विक्रमादित्य ने, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें जो होते हैं क्या होता है कि वर्ष में जो होते हैं 12 महीने होते हैं, वर्ष 12 महीनों का वर्ष होता है, ठीक है। साथ ही आप देखिएगा कि महीना 2 पक्षों में होता है, महीने अब 2 पक्ष में होता है, वही आपका कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है और फिर शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। तो महीना 2 पक्षों में होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब देखिएगा कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कृष्ण पक्ष में जैसा कि हमने भी आपको पहले भी बताया कि इसमें जो चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है, शुक्ल यहाँ पे चंद्रमा पूरा दिख रहा होगा, इसके बाद वो धीरे धीरे जो है काला पड़ना शुरू होगा और फिर वो जो है बिल्कुल एकदम से चंद्रमा 15वां दिन आते आते एकदम से पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है वो। और उसी की कंडीशन क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर फिर अमावस्या से शुरुआत होती है और फिर ये पूर्णिमा शुरू हो जाती है। पूर्णिमा ये मतलब चंद्रमा पूरा दिखता है चंद्रमा, ठीक है, पूर्णिमा हो जाती है। वर्ष में देखिएगा कि जो 12 महीने हैं इसमें मिला करके दिन अगर आप देखिएगा ना, सोलर कैलेंडर में 365 से 1/4 दिन होते हैं। अगर आप सिर्फ चंद्र कैलेंडर की बात करें तो इसमें वर्ष में 354 दिन होते हैं, ठीक है। 365 से 1/4 नहीं बल्कि 354 दिन होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि 5 वर्षों का एक चक्र अगर बनाएं, 5 वर्षों की अगर साइकिल बनाए 5-5 साल की, ठीक है, तो 5 साल के पश्चात क्या होता है कि हर तीसरा साल, तीसरा और कौन सा? 5वां, तीसरा और 5वां वर्ष में क्या होता है ना, एक महीना फालतू हो जाता है, 13 महीने का हो जाता है तीसरा और 5वां वर्ष। और ये जो 13 महीना होता है ना, जो 13वां महीना होता है, एक महीना जो अधिक होता है उसको अधिक मास के तौर पर जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अधिक मास, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, यह शक संवत की। शक संवत की देखिएगा तो इसको भी हिंदू सौर कैलेंडर कहा जाता है। ये हिंदुओं का सौर कैलेंडर है, मतलब कि इसमें गिनती कैसे हो रही है? सूर्य के आधार पर गिनती की जा रही है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो आरंभ हुआ, इसका आरंभ माना जाता है 78 ईस्वी से, ठीक है। 78 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है। क्या कार्य, क्या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको? शकों ने जो है कुषाणों को हराया, ठीक है, कुषाणों पर जब विजय प्राप्त की थी तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है इस शक संवत की शुरुआत की थी।
इसमें जो दिन होगा वही आपको पता है कि 365 से 1/4 दिन माना जाएगा, इसमें आएगा। ठीक है, और देखिएगा कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा कब 1957 में इसको जो है आधिकारिक कैलेंडर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 1957 से भारत सरकार ने इसको आधिकारिक कैलेंडर का दर्जा दिया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। तीसरा देखिएगा कि कौन सा है, हिजरी कैलेंडर है। अब हिजरी कैलेंडर की अगर बात करिएगा तो इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से मानी जाती है ना। और ये शुरुआत जो इसका आरंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब में हुआ। इसकी शुरुआत जो होती है सऊदी अरब में हुई। ठीक है, और इसमें भी जो है वर्ष में देखेगा तो 12 महीने इसमें भी हैं। वर्ष में कितने महीने हैं, 12 महीने हैं इसमें। और ये भी चंद्र कैलेंडर की भांति ही इसमें भी देखिएगा कि जो दिन कितने होते हैं 12 महीनों में अगर देखेगा तो 354 दिनों का ही 12 महीना इनका होता है। ठीक है, इनमें देखिएगा जो पहला महीना इनका है, जो इनका पहला मास होता है उसको क्या नाम से इसको जानते हैं, मुहर्रम कहते हैं ये लोग। पहले महीने को ये लोग मुहर्रम कहते हैं। और इसमें देखिएगा कि जो 9वां महीना इनका सबसे पाक महीना होता है, 9वां महीना बहुत ही इनके लिए जो होता है मायने रखता है वो, और वो क्या कहलाता है, रमजान कहलाता है ना। सबसे जो है कहते हैं कि शुद्ध महीना इनका सबसे पाक साफ महीना है। अब देखिएगा कि इसमें रमजान में ये लोग क्या करते हैं कि सुबह का नाश्ता उसमें व्रत, वो इस टाइप से व्रत टाइप का रखते हैं ना। तो जो सुबह का नाश्ता करते हैं लोग, सुबह का नाश्ता आत्मा की शुद्धि के लिए कहा जाता है, ये लोग ऐसा करते हैं। और सुबह का नाश्ता जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सहरी। क्या बोला जाता है, सहरी बोला जाता है। और जो शाम का खाना है, शाम का खाना को इफ्तार बोला जाता है ना। इफ्तार पार्टी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो ये हिजरी कैलेंडर में आता है। ठीक है, तो उन लोग जो मुहर्रम और जो रमज़ान मनाते हैं वो किसके आधार पर मनाते हैं, हिजरी कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले कैलेंडर की बात करते हैं। तो अगला और आखिरी अगर बात करें, चौथा जो ग्रेगोरियन है। अब अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई तकरीबन 1582 से इसकी शुरुआत होती है। और इसको जो है नागरिकों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, इसीलिए इसको नागरिक कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरिक कैलेंडर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा एक पोप हुए जिनका नाम था पोप ग्रेगरी, नाम ही था उनका। क्या नाम था, एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी नाम था। तो उन्होंने ही इस कैलेंडर को निर्माण किया था। अब बेसिकली ये ग्रेगरी नाम से बहुत सारे पोप हुए। ये ग्रेगरी जो हैं कितने हैं, 10+3 है, मतलब 13 है। ग्रेगरी 13वें हुए और इन्होंने ही इस कैलेंडर का विकास किया था, और जिसके कारण से इन्हीं के नाम पर इसको ग्रेगरी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे पहले अगर देखेगा तो जो कैलेंडर प्रयोग हो रहा था वो जूलियन कैलेंडर प्रयोग हो रहा था, जूलियन कैलेंडर है ना। तो जूलियन कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर ने प्रतिस्थापित किया। अब देखिएगा कि जो जूलियन में है उसमें लीप वर्ष की जो गणना, इसको क्यों प्रतिस्थापित करना पड़ा, क्योंकि जो लीप वर्ष होता था ना, लीप वर्ष की गणना ये सही ढंग से नहीं कर पा रहा था जूलियन कैलेंडर, और इसी वजह से पोप ग्रेगरी का जो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसने इसको प्रतिस्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ये सारे कैलेंडर की बात थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि बहुत सारे कैलेंडर्स कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो एक कला और संस्कृति से जुड़ता हुआ एक टॉपिक है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।